हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वृत्त के व्यापक समीकरण का प्रयोग करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है लेक्चर, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के व्यापक समीकरण को समझने से पहले जो और लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया, जैसे वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूं, आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स कि वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ध्यान देना, वृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, ये एक बार याद करते हैं हम लोग। वृत्त का मानक समीकरण आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ाया गया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा था। इसी को हम वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर आपको ये बताया गया था, आपको ये बताया गया था कि एच कामा के जो होता है वो क्या होता है? सर्कल के सेंटर को, अर्थात वृत्त के केंद्र को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको बताया था। और ये जो ए है, ये वृत्त जो है उसकी त्रिज्या को, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसकी रेडियस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इसको वो प्रदर्शित करता है। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें एक कंडीशन आई थी, इफ एच कामा के जो है वो 0,0 हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन में हमारा जो इस वृत्त का समीकरण होता है, जो इक्वेशन होता है, वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी हम लोग वृत्त का मानक समीकरण या वृत्त का सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बोलते हैं। तो ये दो इक्वेशन आप सभी लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ ही साथ इनका यूज़ करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया था। बाकी डिटेल में अगर आप इन टॉपिक को रिवाइज करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है वृत्त का व्यापक समीकरण। आइए हम लोग ये समझते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण कहाँ से आया और ये होता क्या है। आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट ध्यान से, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मतलब हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। वृत्त का मानक समीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होता है सर? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ जहाँ ए स्क्वायर लिखा है वहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ होता है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो रेडियस है, उसको आप ए से डिनोट करो या आर से डिनोट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जो x माइनस एच का होल स्क्वायर दिख रहा है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। उसके बाद फिर देखेंगे हमें मिलता क्या है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk आएगा, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ध्यान से समझते चलिएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दो, और उसके बाद ये जो कांस्ट ये वाले टर्म्स हैं एक्स और वाई वाले, इसको लिखो माइनस 2xh माइनस 2yk, और इसको देखो प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको भी इधर भेज लो, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन को, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आकर के हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। अब जरा देखो ध्यान से, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एच के और ए, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। जरा ध्यान दो,
ये सब कांस्टेंट्स हैं। और जब ये सोचो कि अगर ये सब कांस्टेंट्स हैं अर्थात नंबर्स हैं, जब किसी क्वेश्चन में इसका कैलकुलेशन होगा तो ये कैलकुलेट होकर के कोई नंबर बन जाएगा। इसलिए इन सब को मिलाकर के हम एक कांस्टेंट सी ले लेते हैं और प्लस यहाँ लिखते हैं। अब ये जो माइनस दिख रहा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2fy और इसको लिख देते हैं 2gx और यहाँ होगा वाई स्क्वायर और यहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। आपको क्या मिला, यहाँ पर एक इक्वेशन मिला है, किस तरीके का मिला है जरा देख लो। आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है इसी को वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। यही क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन। ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन पहले इतनी चीज़ों को आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसा हमने किया कैसे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो आप लोग। यहाँ पर हुआ क्या है कि चूंकि निगेटिव में था तो -2h को +2g ले लिया गया, -2k को 2f ले लिया गया, तो एक नया फॉर्म हमें मिल गया जिसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो यहाँ पर रिजल्ट मिला है इसकी हेल्प से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया वृत्त का अर्थात सर्कल का जनरल इक्वेशन अर्थात व्यापक समीकरण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होल डिस्कशन से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। पहले इतनी बातें आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेंशन मत लिए, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलूंगा। इसके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि जब हमने वृत्त के मानक समीकरण को सिंप्लीफाई किया तो हमें एक समीकरण मिला, उसको एक हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें समीकरण जो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मिल गया है, जिसको हम लोगों ने वृत्त का व्यापक समीकरण नाम दे दिया है। और इसको ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सही देखा जाए तो वृत्त का व्यापक समीकरण a होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सही वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आपको 1 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ आप जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट देखेंगे वो a है। तो चूंकि वो दोनों सेम होते हैं तो उसको डिवाइड करके बाद में इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है अभी आप समझ, जैसे यहाँ 2 रहेगा तो पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इसी को यूज करते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन कंपेयर करने के लिए मिलता है जहां पर 1 नहीं होता तो पहले हम वहां पर 1 बना करके तब उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वृत्त के समीकरण की एक सबसे खास पहचान होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म होता है, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वृत्त के समीकरण की पहचान भी होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 0 आ गया है। अब कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि सर आपने -2h को उठा करके 2g कर लिया, -2k को उठा करके 2f कर लिया। ऐसा होता है क्या कि जहां जो मन करे वहां पर उसको हम लेट कर लें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो? तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आपके सिलेबस में एक डेरिवेशन है कि हम ये प्रूफ करते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे हमने इसको आपसे बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि भाई ये जो आपके सामने इक्वेशन मिला है ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। अब आप कहो नहीं सर ऐसे हम कैसे मान लें कि ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन को सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में प्रूफ करेंगे, मतलब उसके फॉर्म में शो करेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये सर्कल के ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक छोटी सी थ्योरम बनेगी, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से समझते रहिएगा। थ्योरम क्या बनेगी या आपका कंसेप्ट क्या बनेगा, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव दैट
क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, यह इक्वेशन एक वृत्त के अर्थात एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, इसके पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अगर हम क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो वहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आई होप आपको याद होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना। दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। ध्यान दो सभी लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यहाँ पर हम अपने मन से ऐड कर रहे हैं और यहाँ 2gx लिख रहे हैं प्लस यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पर हम एफ स्क्वायर अपने मन से ऐड कर रहे हैं और यहाँ 2fy लिख रहे हैं प्लस सी लिख रहे हैं इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, हमने इस दिए गए इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दिया। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमारा वही आएगा। अब इससे फायदा जरा देखिएगा आप सभी लोग, इसको डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसको x प्लस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको आप y प्लस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको उधर भेज दें तो इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स माइनस में c लिख सकते हैं। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इस दिए गए इक्वेशन को सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझते चले आप लोग, जरा ध्यान देना। इसको हम x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको हम y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा ध्यान दो, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो ये आपको सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म का दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि होता क्या है सर, जो कि होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा होगा जब कंपेयर करोगे, देखो h की जगह पे माइनस जी मिलेगा और k की जगह पे माइनस एफ मिलेगा और अगर आप a की जगह पे देखोगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दिखेगा। हाँ, मेन कंसेप्ट क्या था, मेन फंडा तो हमारा ये था कि इस दिए गए इक्वेशन को, इस दिए गए समीकरण को वृत्त का समीकरण प्रूव करना था। तो चूंकि ये दिया गया इक्वेशन इस फॉर्म का हो गया, मतलब सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म का हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब मैंने इसको कंपेयर किया तो एच और के की वैल्यू मिल रही है और ए की वैल्यू मिल रही है, तो एच और के मिल गया डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी सहायता से हम केंद्र भी तो लिख सकते हैं इस वृत्त का। इस वृत्त का केंद्र कैसे निकालेंगे, एच कामा के, जो कि हो जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ। कैसे हो गया सर, क्योंकि एच की वैल्यू माइनस जी है और एफ की वैल्यू माइनस एफ है, ठीक है, माइनस जी और माइनस। अब ऐसे ही अगर हम रेडियस की बात करें अर्थात त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से त्रिज्या जो आपको मिली है वो हो गई है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आई होप इतना होल डिस्कशन आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करिए, फिर हम आगे की बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें, फिर हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे सामने जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये जो सर्कल हमारे सामने है, यह जो वृत्त हमारे सामने है, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा और इसकी त्रिज्या निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। अब थोड़ी सी रेडियस पे चर्चा करेंगे और इसके बिहाफ पर
जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हो सकता है थोड़ी सी बोरियत आपको महसूस हो रही हो, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो हमें रिजल्ट क्या मिला, थोड़ा यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ। कंक्लूजन देखो, रिजल्ट हमें क्या मिला, चाहे कंक्लूजन करो या रिजल्ट लिखो। क्या हमें मिला है, वृत्त का व्यापक समीकरण हम लोग पा चुके हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है ये हम सभी लोग डिराइव कर चुके हैं, उसको प्रूव भी कर चुके हैं, जिसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान देना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास आ चुका है। क्या है, हमारे साथ लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमें मिल चुका है। और इसका केंद्र निकालने का तरीका क्या होता है जरा देख लो। इसका केंद्र क्या होता है सर, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। इसकी त्रिज्या कैसे निकलती है, इसको हम रेडियस कहते हैं। उसको निकालने का फार्मूला होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान रखो, अभी तक जो कुछ भी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो या ना आया हो। ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि आया ना हो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताते ही रहते हैं। लेकिन अभी ये जो यहाँ पर मैंने लिखा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो ये होता है, उसके केंद्र को निकालने का तरीका ये होता है, उसकी त्रिज्या को निकालने का तरीका ये होता है। क्योंकि हमें वृत्त का समीकरण दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा त्रिज्या पर चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। कुछ नोट पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उस पर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेडियस को फाइंड करने का जो फार्मूला हमें मिला है, शार्ट में इसको हम त्रिज्या या ए से दिखा देते हैं। इसको निकालने का जो तरीका मिला है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मिला है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा, कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ऐसी होगी कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दो, कभी मतलब अक्सर ऐसा होगा कि जब आप त्रिज्या निकालेंगे तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि उस सिचुएशन में वास्तविक वृत्त बनेगा। कैसा वृत्त बनेगा, वास्तविक वृत्त बनेगा, मीन्स रियल सर्कल एग्जिस्ट करेगा। और ऐसी कंडीशन में आएगी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जब आप फाइंड करें तो ये 0 आ जाए। अब 0 आने का मतलब क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या, उस सर्कल की रेडियस क्या आ जा रही है, 0। अब अगर सर्कल की रेडियस 0 हो रही है तो आप समझ पा रहे होंगे कि वृत्त की त्रिज्या 0 कब होगी, जब वो एक पॉइंट होगा। तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आता है और आपसे कहता है कि सिद्ध करो कि यह समीकरण एक बिंदु को प्रदर्शित करता है, वृत्त को नहीं, पॉइंट को, बिंदु को। तो उस सिचुएशन में आप उसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या आ जाएगी 0। तो ध्यान रखिएगा कि उस सिचुएशन में जो इक्वेशन होगा वो एक बिंदु को, एक पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात। थर्ड कंडीशन ऐसी भी होगी, अगर हम लोग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू निकालें और ये हो जाए लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो कैसी आ रही है, रूट के अंदर निगेटिव आ रही है। और अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इस सिचुएशन में आप याद रखिएगा कि वृत्त कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोई वास्तविक वृत्त एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आप सभी लोगों को समझनी थी। ये कंप्लीट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि हम लोग ये जान चुके हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, आपके सामने लिख दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, जिसके केंद्र को निकालने का तरीका होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, जिसकी त्रिज्या को निकालने का तरीका होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हमने त्रिज्या पर यहाँ पर डिस्कस किया कि रूट के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव अर्थात धनात्मक आती है तो रियल
सर्कल एग्जिस्ट करता है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वह इक्वेशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ध्यान रखेंगे कि वह क्या होता है, काल्पनिक वृत्त होता है। यही मेन कंक्लूजन था आज के इस लेक्चर का, जो आपको समझ में आया होगा। अब आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके बिहाफ पर बड़े क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे आसान क्वेश्चन जो इसके कंसेप्ट के बिहाफ पर पूछा जाता है वो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे लिख दिया जाए, वृत्त x² + y² - 10x + 12y, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे दे दिया जाए 2 = 0 का वृत्त इतना का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारे पास एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल के इक्वेशन का यूज़ करते हुए, इस सर्कल के इक्वेशन की हेल्प से हमें इस सर्कल का सेंटर अर्थात केंद्र ज्ञात करना है, साथ ही साथ इस वृत्त अर्थात इस सर्कल की त्रिज्या भी हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। जब हम लोग अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, सिंपल, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर = 16। तो आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल का होता है उससे आप कंपेयर करते थे, h के और r की वैल्यू मीन्स a की वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पर आपको जो सर्कल का इक्वेशन जो स्टैंडर्ड दिख रहा है, ये सर्कल का जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में है, ये व्यापक रूप में है, इसलिए इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से करेंगे। आइए सॉल्यूशन समझिएगा और ध्यान से समझिएगा और सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। गिवन इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण क्या है, x² + y² - 10x + 12y + 2 = 0। ये आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है जो कि सर्कल का है, ये दिख भी रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण, सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, वृत्त के व्यापक समीकरण, ठीक ना। व्यापक समीकरण क्या होता है सर, व्यापक समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करेंगे, से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, या इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर मेन चीज़ क्या जाननी होती है, जी एफ और सी की वैल्यू, क्योंकि जी एफ और सी की वैल्यू की हेल्प से ही हम लोग रेडियस और सेंटर को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 2g की जगह पे -10 लिखा हुआ है, 2g = कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो g = -5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन या एंड लिखिए, आप लोग एंड लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, एंड लिखें। यहाँ जो 2f है इसकी जगह पे आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ 12 लिखा है, तो f = कितना आ जाएगा, 6 आएगा। जी और f आ गया। अब c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू आपको साफ साफ 2 दिख रही है। तो हमने क्या किया, इस दिए गए सर्कल के इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर कर दिया इससे, जिससे हमें जी एफ और सी की वैल्यू मिल गई। अब बताओ केंद्र निकालने का तरीका क्या होता है, अभी हमने आपको सिखाया है, केंद्र अर्थात सेंटर, फार्मूला है -g, -f। तो g की वैल्यू -5 है, -g करोगे तो +5 आ जाएगा, -f करोगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें इस वृत्त का क्या मिल गया, केंद्र मिल गया। अब क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से त्रिज्या, त्रिज्या इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं, जिसका फार्मूला आपको अभी सिखाया है, √g² + f² में c। फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं सर। g की वैल्यू जो है वो -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करें, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करिएगा, 25, 36 में से 2 माइनस कर दो, 34 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 59, क्या मिलेगा,
59 अर्थात 59। तो देखो त्रिज्या क्या मिल गई आपको, 59 मिल गई, और उस वृत्त का केंद्र कितना मिल गया आपको, 5, -6 मिल गया। ये इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आपके एग्जाम में आने वाला सबसे आसान, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए। अभी इसके बिहाफ पर 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने चल रहा हूं, जिसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर जरूर से जरूर बताना है। अगर आप सभी लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया तभी मुझे लगेगा कि सर आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं तो सारी की सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिएगा। वृत्त 2x² + 2y² - 16x + 8y + 1 = 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। कैसे इसको करेंगे अभी मैं आपको पहले समझा दूं, तो फिर आगे का क्वेश्चन लिखूं। देखो, इसमें जो 2x² है + 2y² है ना, -16x है + 8y है + 1 = 0 है। अब इसको कंपेयर अगर आप करना चाहोगे किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इस 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब इस 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, x² + y² आएगा, -8x आएगा, +4y आएगा, +1/2 = 0 आएगा। अब आप सभी लोगों का क्वेश्चन वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर करेंगे, g, f और c की वैल्यू निकालेंगे। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, वैसे आप सभी लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर से जरूर बताएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग, उसको भी आपको सॉल्व करना है। लिखिएगा, वृत्त x² + y² + 20x + 10y - 1 = 0 का केंद्र एवं त्रिज्या, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आज के टास्क में हैं। जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने सिखाया है आप सभी लोगों को, उतना ही क्वेश्चन, उसी के आधार पर ही मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे पूरी ईमानदारी से, और आई होप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बता देंगे। कई दिनों के बाद डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हुआ है। आई होप आप सभी लोगों ने कंप्लीट लेक्चर को देखा होगा, कंप्लीट लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हर एक टॉपिक आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का प्रत्येक चैप्टर आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन पर अवेलेबल है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करके इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं इधर वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाने के लिए वादा किया है कि पहले मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, जो कि 2D ज्योमेट्री का पोर्शन है। उसके बाद फिर 3D ज्योमेट्री में अंतरिक्ष में बिंदु, समतल, सरल रेखा, ये सारे टॉपिक बचते हैं, उनको आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जो कि डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन के नाम से है, तो आप सभी लोग अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ अपनी क्लास में कंटिन्यू हों, जिससे हम सभी लोग अपने बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर भी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, जिससे हम आपकी क्लास को बेहतर से बेहतर बना सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।